स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कि सबसे पहली थियरी थी लेमार्किज्म की थियरी, जिसे हम थियरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस थियरी को हम लोग लास्ट पार्ट में स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें पोस्टुलेट्स वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे लेमार्किज्म के, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के पास सभी नोटिफिकेशंस पहुंच सके, ठीक है। और क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स भी शेयर करिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म थ्योरी, ओके। ओके, तो क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म थ्योरी की बात करें तो जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था ऑगस्ट वीसमैन, ठीक है। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ऑगस्ट वीसमैन। ये जो है एक थ्योरी है जिसका नाम था कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी लाया जिस थ्योरी का नाम क्या था, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। और इस थ्योरी में इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसे क्रिटिसाइज किया, किसकी थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म को थ्योरी कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म में क्या क्या क्रिटिसाइज किया, और अकॉर्डिंग टू जर्मप्लाज्म जर्म्यूल्स जो थ्योरी है कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, इसके अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट किया देखिए टू पार्ट में, एक सोमैटिक पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। टू पार्ट में फर्स्ट वन इज सोमैटिक पार्ट and second one is reproductive part, ठीक है। ये दो पार्ट में डिस्टिंग्विश किया गया, ठीक है। लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी उसे क्रिटिसाइज किया, किसने क्रिटिसाइज किया, तो ऑगस्ट वीसमैन साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई। रिसर्च कैरेक्टर व्हिच ऑफ इंक्लूड इन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन टेबल नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो भी कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, इंक्लूड हो, वही क्या होता है, इन टेबल नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीसमैन, ओके। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नियो लेमार्किज्म। देखिए लेमार्किज्म की थ्योरी में एक टर्म आता है नियो लेमार्किज्म। देखिए नियो लेमार्किज्म क्या होता है, ये हम समझते हैं ना। देखिए अगर हम बात करें नियो लेमार्किज्म क्या होता है, देखिए नियो लेमार्किज्म हैज बीन रिवाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर, ठीक है। कौन से फैक्टर, तो जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज। ऐसे फैक्टर्स जो कि जेनेटिकल हो, एनवायरमेंटल हो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। इनके बारे में बताया गया अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन, अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट, टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग, टीएच मॉर्गन जो है वो नाइजेरियन साइंटिस्ट है, ठीक है। ये स्टेट करते देखिए जर्म सेल जो होता है फॉर्म होता है सोमैटिक सेल से। इनके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट है कि जर्म सेल जो होता है ये किस चीज से फॉर्म हुआ रहता है, कि फॉर्म हुआ रहता है सोमैटिक सेल से, ठीक है। सोमैटिक सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट ये क्या बताते हैं, रीजनरेशन इन अर्थ फॉर्म। ये कहते हैं कि रीजनरेशन होता है अर्थ फॉर्म में, ठीक है। रीजनरेशन इन अर्थ फॉर्म, बताइए अर्थ फॉर्म में रीजनरेशन हुआ है। हम लोग चैप्टर पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़े हैं, तो उसमें क्या रीजनरेशन हो रहा है अर्थ फॉर्म में, ठीक है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट, उन्होंने ये भी कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट में, ठीक है। देखिए हम लोग नोट कर लेते हैं कि टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें कही गई। देखिए अकॉर्डिंग टू टीएच
मॉर्गन, इन्होंने ये कहा कि सोमैटिक सेल जो होता है, सोमैटिक सेल से फॉर्मेशन किसका होता है? जर्म सेल का। ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन कहाँ होता है, किसमें होता है? रीजनरेशन इन अर्थ फॉर्म में इन्होंने कहा कि रीजनरेशन होता है। ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं कंटिन्यू किए हैं तो आप जाकर के एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स चैप्टर जो है आप उसे कवर कर लें। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें है? इन प्लांट्स। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग पीएच मार्कर के अकॉर्डिंग। ठीक है। ए पार्ट ऑफ जाइगोट डेवलप इनटू न्यू स्पीशीज। इन्होंने ये भी कहा था कि पार्ट ऑफ जाइगोट जो होता है, पार्ट ऑफ जाइगोट ये डेवलप कर जाता है, डेवलप इनटू न्यू स्पीशीज। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, जाइगोट जो है वो तो डेवलप करता है एम्ब्रियो में, है ना, तो इसका पार्ट थोड़ी डेवलप करता है नए स्पीशीज में। जाइगोट तो पूरा डेवलप इसमें पकड़ जाता है एम्ब्रियो में, है ना, मास्टुलेशन कैस्ट्रेशन ये सब प्रोसेस करने के बाद। तो ये सब आप लोग बजाय बच्चे में रिजल्ट वाइज आप लोग जाइगोट जो है न्यू स्पीशीज डेवलप कर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जाइगोट जो है न्यू स्पीशीज डेवलप नहीं करता, जाइगोट पहले एम्ब्रियो डेवलप करता है। ठीक है। तो देखिए टीएच मार्कर के अकॉर्डिंग सोमैटिक सेल जो होता है वो जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। रीजनरेशन जो होता है वो फॉर्म में होता है। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में होता है, और ये बात तो सही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट में। पार्ट ऑफ जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट का जो पार्ट होता है इनके अकॉर्डिंग न्यू स्पीशीज में डेवलप हो जाता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? एम्ब्रियो में डेवलप करता है। इनफैक्ट होल पार्ट जो है वही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो देखिए ये थी आपकी थ्योरी लेनार्डिज्म। ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस या फिर थ्योरी ऑफ लेनार्डिज्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टडी कर रहे हैं डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड थ्योरी इज डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए ये कैसे थ्योरी है, इसमें क्या होता है समझते हैं। ठीक है। 19th सेंचुरी में, कब? 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। हाँ, ये वही साइंटिस्ट है जिनके बारे में अभी हम लोग पिछले टॉपिक्स में भी स्टडी करके आए हैं। डार्विन, फिंचेस, गैलापागोस आइसलैंड। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट देखा होगा तो। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप लास्ट पार्ट क्लियर कर लीजिए। चार्ल्स डार्विन के बारे में जो भी हम स्टडी किए तो उसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है। देखिए चार्ल्स डार्विन 19th सेंचुरी में आए। ठीक है। और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है। इन्होंने क्या किया? कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन का। और कब दिया? तो देखिए जब ये एचएमएस बीगल नाम की शिप में बैठे थे तब। ठीक है। एचएमएस बीगल नाम की एक शिप थी, एक जहाज थी पानी की। ठीक है। इस पे इन्होंने बैठा था और उसके बाद इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। किस कहां पे बैठे थे? तो एचएमएस बीगल शिप में। ठीक है। जगह क्या थी? गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है। अब देखिए इनके कॉन्सेप्ट में, इनका कॉन्सेप्ट रिलेटेड था वेलस साइंटिस्ट से। कॉन्सेप्ट जो था, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन is related to Wallace साइंटिस्ट। ठीक है। वेलस साइंटिस्ट से इनका कॉन्सेप्ट रिलेटेड था। ठीक है। एंड गिव द स्टेटमेंट इन फॉलोइंग वे। देखिए उन्होंने कुछ वे में अपने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जब वेराइटीज और टू डिपार्ट इंडिफरेंटली, देखिए जब भी ओरिजिनल टाइम पे जब अलग अलग वैरायटी के, ठीक है, एक ही एंसेस्टर के अलग अलग वैरायटी के जब ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया। और इन्होंने अपनी एक मैगजीन पब्लिश की। ठीक है। कि इसमें चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक मैगजीन पब्लिश की, मैगजीन पब्लिश, और उस पब्लिश जो मैगजीन पब्लिश हुई उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
by the means of natural selection। इन्होंने किस सन में कौन से ईयर में अपनी मैगजीन जो है उसको पब्लिश किया? तो इन 1859 में। ठीक है, इतना ही था टोटल अबाउट द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। अदरवाइज अभी हमें इसमें पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ने हैं, लेकिन डार्विनिज्म की थ्योरी क्या थी? तो थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कहते हैं, 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन आए, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। एचएमएस लीडरशिप पे गैलापागोस आइलैंड पे बैठे होते। ठीक है, कॉन्सेप्ट था चार्ल्स डार्विन का, वो रिलेटेड था वेलस साइंटिस्ट से। ठीक है, इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस मैगजीन का नाम था, कब पब्लिश की? 1859 में। इन्होंने ये बताया कि सेम एंसेस्टर की अलग-अलग स्पीसीज जब किसी एक ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वे एक दूसरे कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म कौन-कौन से पोस्टुलेट्स थे डार्विनिज्म के? तो देखिए, जियोमेट्रिक इंक्रीज, लिमिटेड फूड एंड लिमिटेड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, और क्या था? वेरिएशन। नेक्स्ट वन इज नेचुरल selection or we call survival of fittest। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए 5 पोस्टुलेट्स अगर हम लोग नोट किए हैं, और भी 2 पोस्टुलेट है। ठीक है, देखिए 2 पोस्टुलेट मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, इनके और भी 2 पोस्टुलेट कौन-कौन से हैं? देखिए, एक है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, और एक और कौन सा है पोस्टुलेट? स्पेसिएशन। ठीक है, तो ये किसके पोस्टुलेट्स हैं? ये पोस्टुलेट है डार्विनिज्म की थ्योरी के। ठीक है, देखिए सबसे पहले ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ठीक है, यानी कि जो भी एरिया है उसका इंक्रीज जाना, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, तो जो फूड है उसका लिमिटेड ही रह जाना। ठीक है, ये भी है पोस्टुलेट हियर। ठीक है, यहाँ तक कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, वेरिएशन चेंजेस हो जाना। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हम खुद से सेलेक्ट करके हमारे लाना कि हम कैसी एडाप्टेशन की क्षमता हमारे अंदर होना। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, तो जो भी वेरिएशन है उनका इनहेरिटेंस मतलब अडॉप्ट कर पा रहे हैं। स्पेसिएशन की कैसी स्पीशीज है अडॉप्ट, मतलब इनकी थ्योरी ऑल अबाउट थी एडाप्टेशन। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म यही है। ठीक है, अब देखिए और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि इन सभी कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्रिक इवोल्यूशन या फिर लिमिटेड फूड एंड स्पेस, इनको हमें एक-एक करके स्टडी करना है कि इसमें आके इन्होंने क्या बताने की कोशिश की। सबसे पहले हम समझेंगे ज्योमेट्रिक इंक्रीज के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट ज्योमेट्रिक इंक्रीज। देखिए सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ज्योमेट्रिक इंक्रीज क्या होता है? देखिए समझते हैं। Population tend to multiply geometrically and the reproductive power of living organisms, जैसे कि 1 बैक्टीरिया प्रोड्यूस 1 का बैक्टीरिया इन पर आवर्स। ठीक है, देखिए जो पॉपुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई होती है ज्योमेट्रिकली। पॉपुलेशन ये अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लाई होती जाती है जियोमेट्रिकली। ठीक है, एंड द reproductive power of an organism। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, अगर इसके ज्योमेट्रिक इंक्रीज के अगर एग्जांपल की बात करें तो एक बैक्टीरिया जो होता है, कितना बैक्टीरिया? सिंगल बैक्टीरिया। ठीक है, सिंगल बैक्टीरिया जो होता है मतलब सिर्फ एक बैक्टीरिया। ठीक है, 1 आवर की अगर हम बात करें कि 1 आवर में 1 कम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। कौन? एक बैक्टीरिया जो होता है 1 घंटे में लगभग 1 कम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो 1 फीमेल जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन 32, ठीक है, टोटल 32 नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है एक फीमेल जो होती है। ठीक है, ह्यूमन। ठीक है, ये
अथॉरिटी टू नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है इन हर लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दो एग्जांपल थे, बैक्टीरिया और फीमेल थे। ठीक है, देखिए जिनसे हमें ये क्लियर हो गया कि जेनेटिक इंक्रीज क्या है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया 1 आवर में 1 कप ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। अदरवाइज in human beings one female reproduces next generation trying to in their life cycle. Okay, so now we have to discuss about limited food and space. Okay, so let's start studying about limited food and space. Limited food and limited space. ठीक है, देखिए लिमिटेड फूड और लिमिटेड स्पेस क्या है। डार्विनिज्म में स्टेट है द पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज ड्रामेटिकली बट फूड ओनली इंक्रीज अरिथमेटिकली। ठीक है, डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, ठीक है, बट फूड इंक्रीज अरिथमेटिकली। ओके, देखिए इसका मेन फैक्टर यही है कि लिमिटेड फैक्टर है इंक्रीज करने के लिए पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए जैसे फूड और स्पेस को अगर इंक्रीज करने की बात करें तो फिर कुछ ही लिमिटेड फैक्टर है। लिमिटेड फैक्टर is present to increase food and space है ना, फूड हो या फिर स्पेस हो, इनको इंक्रीज करने के लिए लिमिटेड फैक्टर प्लीज है ना। देखिए तो इसका मतलब यही है कि फूड और स्पेस की अगर हम बात करें तो ये तो लिमिटेड है, लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो ये इंक्रीज कर रही है रैपिडली। ठीक है, तो देखिए तो सेकंड पॉइंट समझ में आया, लिमिटेड फूड एंड स्पेस। अब हमें समझना है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन के लिए स्ट्रगल कितना करना होता है ये हमें समझना है। ठीक है, कैसे स्ट्रगल करना है ये समझना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कैसे हो रहा है देखिए। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की। ठीक है, तो जैसे लगातार पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो फूड और स्पेस का भी कंपटीशन हाई होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एग्जिस्टेंस का भी तो कंपटीशन हाई होगा। ठीक है, जो एनिमल अपनी लाइफ से फाइट कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, उनका भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, देखिए इसमें 3 पॉइंट आता है। फर्स्ट होता है इंट्रा स्पेसिफिक, सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रा स्पेसिफिक में क्या बताया गया है दैट स्ट्रगल इन सेम स्पेस फॉर स्पेस एंड फूड। ठीक है, स्ट्रगल इन सेम स्पेस फॉर स्ट्रगल एंड फूड। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक समझ में आया कि सेम स्पेस में स्ट्रगल करना किसके लिए? सेम स्पेस में स्ट्रगल करना किसके लिए? स्पेस के लिए और फूड के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इंटर स्पेसिफिक क्या होता है? देखिए इंटर स्पेसिफिक इन द सेंस स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस इन डिफरेंट स्पेसेस। ठीक है, देखिए स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, क्लियर हो? देखिए इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक क्लियर हुआ। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो स्ट्रगल ऑफ एनवायरनमेंट में दिखेगा हमें इसमें। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट की अगर बात करें, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट दैट इज एनवायरनमेंट, तो देखिए एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रगल फॉर एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रगल करना किससे? तो विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए इसका एग्जांपल है हीट, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट कंडीशन। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट का बहुत सारा कंडीशन जाता है, हो सकता है कहीं पे बाढ़ आ जाए, फ्लड। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? इंसान को अपना स्पेस चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वजहें होती हैं, अर्थक्वेक वगैरह भी होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट आता है वेरिएशन। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, देखिए समझते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन जो होता है लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। वेरिएशन क्या है, तो ये है लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर में हम क्या करते हैं, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ नेचर, मतलब लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी दो इंडिविजुअल जो है आइडेंटिकल ट्विन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नो एनी टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। दो आइडेंटिकल ट्विन्स को कोई भी दो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे वेरिएशन हो जाता है। इसका फैक्टर क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। वेरिएशन हो जाएगा और वेरिएशन का फैक्टर क्या होता है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस और वेरिएशन पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ना है स्पेसिएशन, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में देखिए डार्विन ने ये कहा कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी यूजफुल वेरिएशन, ठीक है, हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन से करते हैं। डार्विन सजेस्टेड इंडिविजुअल विद यूजफुल वेरिएशन, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें यूजफुल वेरिएशन होता है हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन से, बाय द नेचर वाज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए जिनका नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर की वजह से वेरिएशन हो जाता है, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें नेचर की वजह से वेरिएशन आता है उन इंडिविजुअल उनको हम कहते हैं, मतलब ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये तो हम पता ही है ना। देखिए नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इसे हम कंसीडर करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जैसे सर्वाइवल फिट रहना चाहता है, जो भी फिटेस्ट है वो जैसे सर्वाइव करना चाहता है उस हिसाब से उसे एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, नॉट अ क्रिएटिव फोर्स, ठीक है। देखिए ये बात है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन ये एक्ट करता है एज अ रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, नॉट ए क्रिएटिव फोर्स, ना कि क्रिएटिव फोर्स की तरह, ठीक है। देखिए अब हमें समझना है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन का टॉपिक क्या है कि डार्विन जो है ये बिलीव करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने यूजफुल और कंटीन्यूअस वेरिएशन, जैसे कि जैसा उनको वेरिएशन चाहिए यूजफुल वेरिएशन, उसी हिसाब से अपने आप स्क्रीन में वैसे चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं बोर्न फिट टू चेंज द एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए जैसा मान लीजिए कोई नेक्स्ट पॉइंट है, मैं यहां नोट कर रही हूं, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है। यूजफुल वेरिएशन इन द सेंस मतलब अकॉर्डिंग टू चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स, कितना मतलब से कितना लगा। देखिए क्या होता है कि पहले के टाइम में जैसा आज के टाइम में एनवायरनमेंट होता है, क्लाइमेट है, वैसा पहले के टाइम में नहीं हुआ करता, ठीक है। आज के टाइम में कभी हो सकता है कि 2024 में देखें तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत सालों के बाद ऐसी क्या हुआ समर टाइम गर्मी चलिए, ठीक है। लेकिन हम लोग के अंदर ये सहने की क्षमता कहां से आई, तो हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हमारे अंदर कहां से आए, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर भी ऐसी एडाप्टिव क्षमता थी। तो जो एडाप्टेशन होता है, एडाप्टेशन हमारे अंदर कहां से आता है, तो हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग में जो भी एडाप्टेशन आता है वो पेरेंट्स से आता है, ठीक है। यही है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्पेसिएशन। देखिए स्पेसिएशन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, यही मैं नोट कर रही हूं, इसको कुछ नोट करने जैसा है नहीं, इसमें मैं सिर्फ पॉइंट नोट कर रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिएशन। देखिए स्पेसिएशन क्या है, स्पेसिएशन में क्या बताया गया, दैट अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन कैसी है, ग्रेजुअल प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। एंड स्पेसिएशन ऑकर्स बाय ग्रेजुअल चेंज, और स्पेसिएशन कब होता है, जब ग्रेजुअल चेंज, जब लगातार चेंजेस आती रहती हैं, जब लगातार इवोल्यूशन होता है तब स्पेसिएशन होता है। यानी कि जो एक्जिस्टिंग स्पीशीज है लगातार इवोल्यूशन के बाद जो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आता है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के फेवर में कौन-कौन से एविडेंस है ये हम समझ लेते हैं। एविडेंसेस की अगर हम बात करें कि कौन-कौन से एविडेंस है डार्विनिज्म थ्योरी के फेवर में, तो
देखिए सबसे पहला एविडेंस है द फोरलिम्स एंड नेक ऑफ जिराफ इज एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फोरलिम्स एंड नेक ऑफ जिराफ। देखिए अगर हम बात करें जिराफ की फोरलिम्स की या फिर जिराफ के नेक की, तो देखिए जिराफ ने एडाप्टेशन किया, इवोल्यूशन किया इन द सेंस जब छोटी छोटी घासें खत्म हो गई, जब ग्रास खत्म हो गई, ग्रासेस खत्म हो गई, तो उनको जिराफ को जरूरत पड़ी जो लॉन्ग ट्रीज थे उनके ऊपर से लीव्स को पिक करने की, ठीक है। जिसके लिए जिराफ ने अपनी गर्दन ऊंची करने की कोशिश की। जैसे ऊंची करने की कोशिश की, कुछ जनरेशन बीतने के बाद इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि सभी जनरेशन में जब भी ऑफस्प्रिंग आते थे तो उनको भी यही कोशिश करनी पड़ती थी कि जो लॉन्ग ट्रीज है उनसे वो क्या करें, लीव्स को पिक करें। तो कुछ जनरेशन के बाद अब जिराफ के जो लॉन्ग नेक जो है वो लॉन्ग होने लगी, यानी कि उनमें इवोल्यूशन हो गया, फोरलिम्स में भी इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकंड है देयर इज क्लोज पैरेलल नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए एक क्लोज पैरेललिज्म है किसके बीच में, बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में क्या है, क्लोज पैरेललिज्म है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब हमें समझना है एविडेंस जो कि अगेंस्ट है किसके, डार्विनिज्म के। ये कैसे एविडेंस थे, तो इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म, इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। ये ऐसे एविडेंस थे जो कि डार्विनिज्म के फेवर में थे, ठीक है। अब हमें समझना है ऐसे एविडेंस जो कि डार्विनिज्म के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से डार्विनिज्म की थ्योरी को क्या किया गया था, जिसकी वजह से डार्विनिज्म की थ्योरी पे क्या किया गया, डाउट किया गया, ठीक है। चलिए हम समझते हैं एविडेंस इन अगेंस्ट टू डार्विनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के अगेंस्ट में कौन कौन से एविडेंस थे, देखिए सबसे पहला एविडेंस क्या है, दैट इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए हुआ क्या कि ये बात तो नहीं मानी जा सकती है कि इवोल्यूशन होता है, लेकिन इनहेरिटेंस तो हो रहा है ना वेस्टिजियल ऑर्गन का। जैसे कि जिराफ है तो जिराफ को शॉर्ट नेक नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसमें इनहेरिटेंस तो हुआ, कुछ जनरेशन में तो लगातार चली ना शॉर्ट नेक। उसके बाद इवोल्यूशन। अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक में जैसे कि स्नेक के पैरों का कोई यूज नहीं था, लेकिन बहुत सालों के बाद इवोल्यूशन कब होता है, कई हजारों सालों के बाद क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन जब हुआ तो उससे पहले तो स्नेक के सभी जनरेशन में था ना, लेग तो था ना, लेकिन मतलब वेरिएशन हुआ, इनहेरिटेंस तो होता है, इनहेरिटेड तो होता है हर जनरेशन में। स्नेक का जो लेग है वो तो आते हैं, बहुत सारे जनरेशन बीतने के बाद स्नेक जो है उनके पास लेग नहीं बचा, उनके पास लिम्स नहीं बचे, ठीक है। तो यही कहा गया कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उनके लेग खत्म होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में वेस्टिजियल ऑर्गन होने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जनरेशन में वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में भी वेस्टिजियल ऑर्गन इनहेरिट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्या था, अगेंस्ट था एविडेंस डार्विनिज्म की थ्योरी के, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस क्या है डार्विनिज्म की थ्योरी के, तो डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड टर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। ये डिड नॉट differentiate between germinal and somatic वेरिएशन। डार्विन जो थे चार्ल्स डार्विन, इनकी थ्योरी डार्विनिज्म में ये नहीं बताया गया कि जर्मिनल वेरिएशन और सोमैटिक वेरिएशन के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, लास्ट एविडेंस जो इनके अगेंस्ट था, इनके अगेंस्ट डार्विनिज्म की थ्योरी के तो था द इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन दोज ऑर्गन व्हिच कैन बी फ्यूज्ड ओनली विद व्हेन फुली फॉर्म, ठीक है। देखिए उन ऑर्गेनिज्म का डिफ्यूज हो जाना जो क्या है, फुली फॉर्म ऑर्गन है, उन ऑर्गन का क्या हो जाना, मिसयूज मतलब डिसयूज हो जाना, कोई का यूज ना रह जाना, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड। देखिए कभी कभी इवोल्यूशन में क्या होता है ना कि देखिए आप देखे भी होंगे तो कुछ ऐसी भी जनरेशन आती है जिनमें आप देखते हैं कि या तो कोई बच्चे का जन्म हुआ इसका कुछ पार्ट मिसिंग है बॉडी का, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके जो एंसेस्टर्स रहे हो, फोरफादर्स रहे हो, वो उस ऑर्गन का यूज ना किए हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये केसेस बनते हैं, जो भी कहिए कि यही रीजन रहेगा, लेकिन ये केस बनता है। अगर यही केस बन रहा है यानी कि जो फुली फॉर्म्ड ऑर्गन उनको यूज नहीं किए हैं, ठीक है, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड, अक्सर ऐसा होता है कुछ बर्ड ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनमें विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर विंग्स होते भी हैं तो अपने यूज में नहीं ला पाती
फ्राई करने के लिए, तो वो इसका एग्जांपल हो जाता है डिसयूज ऑफ फुली फॉर्म्ड ऑर्गन। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ठीक है, ये डार्विनिज्म की थ्योरी है, इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, देखिए समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम म्यूटेशन थ्योरी पे आएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल, अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए साइंटिस्ट आएंगे वो क्या बताएंगे, ये चीजें हैं जो कि हमें समझनी है, ठीक है। प्रिंसिपल यही होता है, देखिए सबसे पहले इसे एक्सप्लेन किया था एर्नस्ट माइकल साइंटिस्ट ने, ठीक है, सबसे पहले इसे एक्सप्लेन किया था अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट ने, कब एक्सप्लेन किया था, तो 1982 में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 5 ऑब्जर्वेशन दिए थे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने अर्नस्ट मेयर ने क्या किया, 5 ऑब्जर्वेशन दिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर, तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। देखिए अभी 5 ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ऑल स्पीशीज हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी, ओके, बट ऑल इंडिविजुअल दैट वर बोर्न सक्सेसफुली, ठीक है, सभी स्पीशीज के पास फर्टिलिटी की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन जितने भी इंडिविजुअल है वो क्या होने चाहिए, सक्सेसफुली बोर्न होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले थ्योरी ये दी, ठीक है। सेकंड थ्योरी इन्होंने, सेकंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या बताया था, दैट मोस्ट पॉपुलेशन आर नॉर्मली स्टेबल इन साइज, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, साइज स्टेबल इन साइज, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन रिसोर्स आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल सिलेक्शन के रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सिस्टेंस होता है, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी एक्सटेंसिवली इन दिस लैंड सो नो टू इंडिविजुअल्स आर एक्जेक्टली अलाइक, कोई भी दो इंडिविजुअल मतलब एक ही जैसे दिखने वाले दो इंडिविजुअल अलाइक नहीं रह सकते हैं, ठीक है, इन्होंने ये भी कहा था, ठीक है। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दिया था, लास्ट ऑब्जर्वेशन, मच ऑफ दिस वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो क्या होते हैं, इनहेरिटेबल, जैसे कि हम लोगों ने अभी इनके जो एविडेंसेस थे अगेंस्ट नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी या फिर अगेंस्ट डार्विनिज्म में हम लोगों ने स्टडी करके भी आए, इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आप लोगों के लिए एक वर्क है जो कि मैं यहाँ पे नोट करने जा रही हूँ, दैट आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि आप लोग तो अपने होम पे ही हैं, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए एक वर्क है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, ठीक है। आप लोग अपने आप को ये आइडेंटिफाई करिए, क्या आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म को, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे तो आप लोग लिखिएगा यस कमेंट में, और नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे तो आप लोग लिखिएगा नो, तो मैं आप लोगों का ये थ्योरी क्लियर कर दूंगी, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म थ्योरी, ओके। तो देखिए दो थ्योरी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट थ्योरी थी लेमार्किज्म की थ्योरी और सेकंड थ्योरी थी डार्विनिज्म की थ्योरी, ठीक है। अब हमें सेकंड स्टडी करना है, दैट theory of या mutation theory of evolution, ठीक है। So let's start discussing on mutation theory of evolution. Third theory is mutation theory of evolution। देखिए evolution की mutation theory क्या है, इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो इसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ह्यूगो डी व्रीज साइंटिस्ट ने, किसने एक्सप्लेन किया था, ह्यूगो डी व्रीज साइंटिस्ट ने, ठीक है, कब, तो 1901 में, ओके। अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश कर दिया था, इस बुक का नाम था स्पीशीज एंड वैराइटीज, ठीक है। इनकी दो बुक थी जिसमें इन्होंने पब्लिश किया था इस अपने थिंकिंग को, मतलब इस थ्योरी को, तो एक था स्पीशीज एंड वैराइटीज और सेकंड बुक थी देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। आज के टाइम में आप लोग देखेंगे तो ये दोनों बुक का कंबाइंड वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा, इसका नाम रहेगा स्पीशीज एंड वैराइटीज एंड देयर कंबाइंड एंड देयर ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, ओरिजिन बाय म्यूटेशन, ठीक है।
अब देखिए और इसको फाइनली ऑब्जर्व किया गया इवनिंग ट्राइकोसा प्लांट में, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ऑब्जर्व किसमें किया गया, ह्यूगो डीब्रिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था इवनिंग ट्राइकोसा नाम के प्लांट में। इवनिंग ट्राइकोसा कौन सा प्लांट होता है जिसे हम 4 क्लॉक नाम से भी जानते हैं, 4 क्लॉक प्लांट आपको सुने भी होंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, इसका जब नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो ऑर्गेन होता है, क्यों इसी में ऑब्जर्व किया गया क्योंकि ये कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इतने में। अब देखिए इन्होंने और भी क्या क्या बताया था कि जी की फर्स्ट जनरेशन जो होती है फाउंड हुई थी पैरेंटल टाइप मींस माइनर वेरिएशन हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो जनरेशन फाइंड हुई थी उसमें बहुत ही थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन थी उसमें फर्स्ट जनरेशन से देखिए सबसे पहले जनरेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन आई, कितना हुआ, माइनर वेरिएशन हुआ, ठीक है। लेकिन जब अगली जनरेशन आई तो मेजर वेरिएशन इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये भी इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए जब पहली जनरेशन आई तो बहुत ही कम वेरिएशन हुआ, लेकिन जब सेकंड जनरेशन आई तो बहुत ही अधिक इन्होंने वेरिएशन ऑब्जर्व किया, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल चेंज हो गया क्रोमोसोम में, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज हुआ किसमें, क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से वेरिएशन हुआ। क्या हुआ, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज हो गया क्रोमोसोम में जिसकी वजह से वेरिएशन हुआ, ठीक है। ह्यूगो डीब्रिस ने ये भी कहा कि इवोल्यूशन जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस होता है अक्रॉस बाय म्यूटेशन। इन्होंने ये भी कहा कि इवोल्यूशन जो होता है ये कैसा प्रोसेस है, इवोल्यूशन इज अ डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन एक डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है और क्यों होता है, तो बाय म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। किसने कहा था, ये ह्यूगो डीब्रिस साइंटिस्ट ने कहा था, ठीक है। अब देखिए हम समझना है कुछ एविडेंसेस जो कि फेवर में है किसके, म्यूटेशन थ्योरी के। चलिए समझते हैं कौन से ऐसे एविडेंस है जो कि फेवर में है म्यूटेशन थ्योरी के। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। देखिए कौन कौन से एविडेंस है जो कि म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में है। तो कुछ एविडेंस है जैसे कि अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग शीट वैरायटी, ठीक है। देखिए अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग फर्स्ट एविडेंस हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस क्या हो जाएगा, तो म्यूटेशन थ्योरी का नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ न्यू वैरायटी, ठीक है, बाय सिंगल जीन म्यूटेशन। सिंगल जीन म्यूटेशन से, सिंगल जीन म्यूटेशन से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज नहीं, ओरिजिन ऑफ न्यू वैरायटी, ये किस थ्योरी में बताया गया, तो म्यूटेशन थ्योरी में ही बताया गया, ठीक है। और कौन कौन से इसके एविडेंस हो जाएंगे, देखिए एक और एविडेंस है, इट कैन एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल एंड ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि इनहेरिटेंस हो जाता है, जैसे कि हमें पता भी था कि इनहेरिटेंस हो जाता है ऑफ व्हाट, वेस्टिजियल एंड ओवर डेवलप्ड ऑर्गन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये जो कुछ एविडेंसेस किसके फेवर में, तो म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में, ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी भी क्लियर हो गई, थर्ड थ्योरी भी क्लियर हो गई, फोर्थ थ्योरी थी। अब फोर्थ थ्योरी है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे न्यू डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या थ्योरी है, उसके बाद हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-किम्बल प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कि फोर्थ थ्योरी है। अब हमें पढ़ना है फोर्थ पॉइंट, दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसे हम नियो डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस थ्योरी में क्या होता है, क्या, चलिए हम समझते हैं, ठीक है। वेरी स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे न्यू डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, तो ऑल्सो साइंटिस्ट ने, ठीक है।
किसने दिया इस कॉन्सेप्ट को? तो हक्सले साइंटिस्ट, इनके अकॉर्डिंग टू हक्सले ये एक्सप्लेन किया गया इस कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे हम न्यू डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एज अ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ population as a unit of evolution and central role of natural selection। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है किसका? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए इतना समझ में आया। इस बात को बिलीव कर दिया गया कि जो भी न्यू स्पीशीज आ रही है, डेवलप कर रही है, वो कंटिन्यू कर रही है वेरिएशन अपने नेचुरल सिलेक्शन से ही फॉलो कर रही है। ठीक है, ये किसकी थ्योरी है? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म क्या है, न्यू डार्विनिज्म के पोस्टुलेट क्या है, चलिए हम समझते हैं। अगर हम बात करें पोस्टुलेट्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म के क्या क्या पोस्टुलेट है, देखिए समझते हैं। ठीक है, देखिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज्ड बाय म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसके द्वारा होती है? तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज कर देता है। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगर होगा तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहला पोस्टुलेट था किसका? न्यू डार्विनिज्म का। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंजेस। ठीक है, और थर्ड पोस्टुलेट क्या है? तो थर्ड पोस्टुलेट है जीन म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन हो जाना क्या है? पोस्टुलेट है न्यू डार्विनिज्म का। ठीक है, देखिए, और एक और इसका पोस्टुलेट जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? यानी कि सेवरल राइट इफेक्ट। ठीक है, एक और भी इसका पोस्टुलेट है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग also known as स्वेल राइट इफेक्ट। ठीक है, स्वेल राइट इफेक्ट के नाम से भी हम किसे जानते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? रिएलिनेशन होता है जीन का। ठीक है, किसी भी ओरिजिनल कैरेक्टर का जीन का क्या हो जाना? एलिमिनेशन हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम रिडक्शन हो जाता है पॉपुलेशन में। ठीक है, ड्यू टू एपिडेमिक या फिर माइग्रेशन की वजह से जो क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है पॉपुलेशन में। वही बताया गया है किसमें? जेनेटिक ड्रिफ्ट में। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट बेसिक मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन। देखिए, बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है म्यूटेशन की, हम समझते हैं। So if we talk about basic mechanisms of म्यूटेशन के बेसिक मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं? तो देखिए समझते हैं कौन से हैं इनकी बेसिक मैकेनिज्म। फर्स्ट होता है अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अपीयरेंस होना, अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अपीयरेंस। ओके, सेकंड होता है स्प्रेड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। अब ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, अपीयर है, इसका स्प्रेड हो जाना। ठीक है, स्प्रेड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसमें? इन पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी का क्या हो जाना? स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। ठीक है, और थर्ड होता है accumulation of genetic variability leading to speciation। accumulation of genetic variability leading to
लीडिंग टू स्पेसिएशन। ठीक है, ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैकेनिज्म इसके म्यूटेशन के। ठीक है, फर्स्ट होता है अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अपीयर हो जाना। ठीक है, और सेकंड है स्प्रेड हो जाना किसका, जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसमें स्प्रेड हो जाना, पॉपुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन हो जाना किसका, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेसिएशन हो जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक मैकेनिज्म किसके, तो म्यूटेशन के। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें स्टडी करना है जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का जेनेटिक बेसिस क्या होता है देखिए हम समझते हैं। ठीक है, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है विस्टन बैटरी अरिया इंसेक्ट है ये। ठीक है, क्या नाम है, विस्टन बैटरी अरिया। ये जो इंसेक्ट कहते हैं ओन स्पीसीज बहुत लाइट कलर। ठीक है, इसकी जो ओन स्पीसीज होती है ना, ओन स्पीसीज ये कैसी होती है, लाइट कलर की होती है। ठीक है, बट व्हेन इट अडॉप्ट इन इंडस्ट्रियल प्लेसेस, लेकिन जब होता क्या है, बट व्हेन इट अडॉप्ट इन इंडस्ट्रियल प्लेसेस then it became dark color। ठीक है, डार्क कलर का ये हो जाता है, क्यों, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से किस कलर का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। बट अगेन इट रिप्रोड्यूस एंड फॉर्मिंग दी बट again it reproduce and forming the black color what Whitson बैक्टीरिया इंसेक्ट। ठीक है, समझ में आया ये क्या जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन में क्या बताया गया, दैट एक विल्सन बैक्टीरिया नाम का एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, जब वो अपने स्पीशीज में रहता है, मतलब नॉर्मली रहता है तो किस कलर का रहता है, लाइट कलर का रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल प्लेसेस पे अपना एडॉप्ट करता है अपने आप को इंडस्ट्रियल प्लेसेस में, तो किस कलर का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इफेक्ट, क्यों हो जाता है, तो इंडस्ट्रियल इफेक्ट के वजह से। ठीक है, लेकिन जब वो फिर से रिप्रोड्यूस करता है तो ये फॉर्म करता है क्या, ब्लैक कलर के विल्सन बैक्टीरिया इंसेक्ट को। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया, कितना क्लियर हुआ कि कैसे एडाप्टेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन पे प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, कैसे डाला, तो देखिए नॉर्मली वो लाइट कलर का था, लेकिन इंडस्ट्रियल इफेक्ट पड़ने की वजह से वो ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो भी किस कलर की रही, डार्क मतलब ब्लैक कलर की रही। ठीक है, अब हमें पढ़ना है population genetics and Hardy-Weinberg equilibrium principle। Okay, so now let's start discussing, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस अपलोड करने के लिए। ठीक है, आपको सपोर्ट शो करिए, अदरवाइज वीडियोस तो अपलोड हो ही रहा है और आप इससे स्टडी भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट भी इसके लिए आप लोग शो करते रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, इट्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। ओके, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। ठीक है,
पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-विल्बर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एलील की, इन मेंडेलियन पॉपुलेशन, किसमें, तो इन मेंडेलियन प्रिंसिपल में, ठीक है, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी अलील की, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन इन population of sexually reproducing organism, ठीक है, समझ में आया। देखिए अकॉर्डिंग टू हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील मेंडेलियन प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म व्हेन, देखिए कब होता है ऐसे, तो हार्डी-विल्बर ने ये कहा कि हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, कहां, मेंडेलियन प्रिंसिपल में, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन से जनरेशन तक, किसी भी पॉपुलेशन में, कोई भी पॉपुलेशन जो भी रिप्रोड्यूस कर रही है सेक्सुअली, ठीक है, तो कब ऐसा होता है, कब कांस्टेंट रहती है, चलिए समझते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्जर, ठीक है, ये शो करता है, शो दैट एक्सीडेंट ऑफ सैम्पलिंग में भी इग्नोर, ठीक है, बताता ये है, देखिए कब जब पॉपुलेशन जो है वो लार्ज हो, ज्यादा हो, तो ये बताया जाता है कि हो सकता है कि अगर देखिए ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो अगर एक्सीडेंट्स होते भी हैं तो उनका सैंपलिंग हो सकता है कि इग्नोर किया जाए, ठीक है। इन फैक्ट म्यूटेशन डज नॉट टेक प्लेस, म्यूटेशन does not takes place, और अगर और if take place, अगर हो सकता है कि म्यूटेशन मायने रखे, ठीक है, ऐसे म्यूटेशन नहीं होता है, और अगर म्यूटेशन अगर हो रहा है तो रेट इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, देन रेट इज सेम इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में तो म्यूटेशन होगा नहीं, और अगर हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन में जो रेट होगा सेम होगा, ठीक है, इतना क्लियर होगा। देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव एट हैव इक्वल पॉपुलेशन रेट, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, all the members of population survive and have equal population rate, ठीक है, देखिए जितने भी मेंबर्स होंगे पॉपुलेशन के वो सर्वाइव करेंगे और पॉपुलेशन रेट क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, हार्डी-विल्बर का इक्विलिब्रियम क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए इतना समझ में, थ्री कॉन्सेप्ट समझ में, और थ्री कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। देखिए इनक्लोज्ड पॉपुलेशन in which neither immigration, ठीक है, ना ही immigration होगा और ना ही immigration होगा, नॉन immigration, ठीक है, ना ही, देखिए जब भी इनक्लोज पॉपुलेशन रहेगी तो ना ही वहाँ पे इमाइग्रेशन होगा और ना ही इमाइग्रेशन होगा, ठीक है, बहुत ही डिफरेंस है इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन में। अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। देखिए उसके बाद अब ये लॉ जो है इक्विलिब्रियम का जो लॉ है, ठीक है, हार्डी-विल्बर
Harden, Weinberg इक्विलिब्रियम लॉ जो है ये बताता क्या है, स्टेट्स दैट हेरिडिटी कन्वर्जन, हेरिडिटरी कन्वर्जन ऑफ, किसका हेरिडिटरी कन्वर्जन ऑफ जीन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एंड इट इज स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, ये किसमें होता है, तो इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, यानी कि एक समान कंडीशन जब रहती है एक बराबर तब ये होता है, ठीक है, कौन, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट हेरिडिटरी, मतलब इक्विलिब्रियम लॉ जो है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन पे, एंड पॉपुलेशन इज नॉन इन्वॉल्विंग, इट इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड पॉपुलेशन जो होता है ये इज नॉन इन्वॉल्विंग, और इस पूरे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं दिस लॉ स्टेट्स हेरिडिटी कन्वर्जन ऑफ जीन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज स्टैटिक कंडीशन एंड पॉपुलेशन इज नॉन इन्वॉल्विंग, ओके, इट इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि इसका इक्वेशन क्या होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम का, चलिए समझते हैं। हार्डे-विल्कर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या है इसे हम समझते हैं, ओके। देखिए अगर हम बात करें हार्डे-विल्कर की इक्वेशन की, तो द सम टोटल ऑफ सेल्फ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज टेकन एज 1, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो मैथमेटिकली ये कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए इसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad, फॉर्मूला याद है ना, तो उसी पे बनाया गया है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq 1, ठीक है, सारे सेल एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर क्या है, तो ये है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर क्या है, देखिए इंडिविजुअल पॉपुलेशन कैसा, तो कैपिटल है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, याद होगा कैपिटल डोमिनेंट की इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन है, और क्यू स्क्वायर क्या है, तो इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ये भी क्यू स्क्वायर, लेकिन ये कैसा है, तो दिस इज के लिए स्मॉल है, ठीक है। और अगर हम बात करें 2pq क्या है, तो 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ठीक है, लेकिन कैसी, कैपिटल ए स्मॉल है, जो कि क्या निकलता था, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड की ये फ्रीक्वेंसी अगर हम देखिए नॉर्मल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq 1, ठीक है, तो p स्क्वायर क्या है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, q स्क्वायर इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन फॉर रिसेसिव कैरेक्टर, एंड 2pq इज इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन फॉर व्हाट, हाइब्रिड कैरेक्टर, ठीक है, तो समझ में आया इतना, कोई डाउट नहीं है। सो अब आपका चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर फाइनली आप लोगों का फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, और सभी पार्ट्स आप लोग चेक करिए, क्योंकि अगर आप सभी पार्ट चेक नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और उनकी डिजीज, ठीक है। चलिए हम समझते हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर को अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इवोल्यूशन चैप्टर का, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हार्डे-विल्कर का इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है 5 और 10 मार्क्स में, जिसे आपको टोटल डिस्क्राइब करना होता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया, इनफैक्ट मैं लाइंस भी नोट्स करके चली गई हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि इंसानों का स्वास्थ्य और उनकी बीमारियां, ठीक है, कौन सी बीमारियां कैसे ठीक होंगी, ये सब कुछ डिटेल हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। देखिए ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिजीज चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर नजर आता है, ठीक है, बच्चों को काफी इंटरेस्ट आता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियों के बारे में हम स्टडी करते हैं, कैसे हम हेल्थ को अच्छा रखें, सिक्योर रखें, ये सब समझते हैं, और उनका क्योर कैसे करें, ठीक है, तो कोई बीमारी हो जाती है तो उनका क्योर कैसे करें ये सब समझते हैं। बच्चों को ये काफी इजी लगता है ये चैप्टर और काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, थैंक यू।